नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो प्राचीन काल का भारत का इतिहास टॉपिक स्टार्ट किया है, उसी टॉपिक में हमने जो पीछे वाली जो वीडियो थी उस टॉपिक में हमने कंप्लीट किया था भारत में विदेशी आक्रमण टॉपिक। दोस्तों, वो वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट है अपने अगले टॉपिक के लिए। वो वीडियो में हमने बताया था कि भारत में किस प्रकार से विदेशी आक्रमणकारी आते हैं और भारत के जो राजवंश थे इनके ऊपर अधिकार करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं तो उस वीडियो का आप पूरा देखिएगा। उस वीडियो से ही आपको आज की जो वीडियो है दिल्ली सल्तनत टॉपिक स्टार्ट करने समझ में आएगा। उस वीडियो में हमने लास्ट में पढ़ा था विदेशी आक्रमणकारी टॉपिक जो था उसमें मोहम्मद गोरी आता है, गजनी से आया था। और गजनी से जो मोहम्मद गोरी आया था उसका एक सेनापति था दोस्तों, इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी है दोस्तों। तो उस टॉपिक को आप जरूर देखिएगा। उस टॉपिक में से ही आज अपना एक नया टॉपिक निकल के आ रहा है, उसका नाम है दोस्तों दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। इस दिल्ली सल्तनत में दोस्तों जो वंश आते हैं वो 5 वंश हैं और इन 5 वंशों में सबसे पहला जो वंश है उसका नाम है गुलाम वंश। ये दिल्ली सल्तनत में दोस्तों 5 वंश आएंगे। पहला जो वंश है उसका नाम कौन सा आता है? गुलाम वंश। तो दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश है, इस गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका दास होता था या किसका गुलाम होता था? मोहम्मद गोरी का दास होता था दोस्तों, उसी का गुलाम होता था। इसलिए इस वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो से ही आपको इस वीडियो की समझ में आएगा, ये टॉपिक समझ में आएगा गुलाम वंश। हेडिंग है दोस्तों अपना दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। इस दिल्ली सल्तनत जो टॉपिक है, इस दिल्ली सल्तनत में दोस्तों 5 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने शासन किया है? 5 वंशों ने शासन किया। और लगभग जो ये वंशों का शासन रहा है 320 वर्षों का शासन रहा। 320 वर्षों तक भारत में 5 वंश आए, जिन 5 वंशों ने दिल्ली पर अधिकार करते हुए और दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की दोस्तों। इस दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश हैं उनके नाम जो है, पहला जो वंश है उसका नाम है दोस्तों गुलाम वंश। कौन सा वंश है? गुलाम वंश दोस्तों। ये जो गुलाम वंश है ये 1206 से लेकर के और 1290 तक का टाइमिंग जो है गुलाम वंश का आता है। इसका जो संस्थापक है उस संस्थापक का नाम है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है दोस्तों इसमें संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गोरी का दास होता है और इसके बाद इल्तुतमिश बना, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। फिर एक बने थे नासिरुद्दीन महमूद शाह, और नासिरुद्दीन महमूद जो थे उनका जो दास होता था वो बलबन होता था। तो ये पूरा का पूरा वंश जो है वो दासों के ऊपर डिपेंड करता है। मेन जो राजा वो दास हुए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा गुलाम वंश या दास वंश। दूसरा जो वंश आता है दोस्तों उस वंश का नाम है, गुलाम वंश के बाद दूसरा जो वंश आता है उसका नाम है खिलजी वंश। आपसे पेपर में अनेकों बार या तो इनका क्रम पूछा जाता है या इनका टाइमिंग पूछा जाता है या पहला जो वंश का संस्थापक था वो पूछते हैं। इसको पूरा अपन पढ़ेंगे कि टॉपिक को, लेकिन एक बार देखते हैं दिल्ली सल्तनत में किस प्रकार से वंशों ने शासन किया है। 1206 से लेकर के 1290 का जो वंश आता है दोस्तों उसका नाम था गुलाम वंश। दूसरा जो वंश है उसका नाम है खिलजी वंश। 1290 से लेकर के 1320 तक जिस वंश ने शासन किया है दोस्तों उस वंश का नाम आता है खिलजी वंश। इसी वंश में जो संस्थापक बनते हैं उन संस्थापक का नाम है दोस्तों, इस संस्थापक के नाम थे जलालुद्दीन खिलजी। तो इसको शॉर्ट नाम अपन बोलते हैं जेके, जलालुद्दीन खिलजी। इसी वंश का जो वास्तविक जो संस्थापक आएगा उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो वो अपन आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके। तीसरा जो वंश है दोस्तों गुलाम वंश खिलजी वंश के बाद तीसरा जो वंश आता है उसका नाम था तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है, ये तुगलक वंश जो है दोस्तों 1320 से लेकर के और 1414 तक का जो टाइमिंग है दोस्तों वो कौन से वंश का आता है? तुगलक वंश का है। और तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश के संस्थापक हैं। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश के संस्थापक हैं। अगला जो वंश है चौथे नंबर पे वो है दोस्तों सैयद वंश। सैयद वंश। और सैयद वंश जो है इसका जो टाइमिंग है
1414 से स्टार्ट होता है और 1451 तक के टाइमिंग में जाएगा दोस्तों सैयद वंश। सैयद वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था खिज़्र खां। खिज़्र खां ये सैयद वंश के संस्थापक है। इसके अलावा एक जो लास्ट वंश है वो है लोदी वंश। कौन सा है दोस्तों? लोदी वंश। लोदी वंश, लोदी वंश का जो है वो है 1451 से लेकर के और 1526 तक का समय रहा है। संस्थापक जो है दोस्तों इनके वो है बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी के द्वारा कौन से वंश की नींव रखी गई थी? लोदी वंश की नींव रखी गई। इसी बहलोल लोदी का एक वंशज आएगा जिसका नाम था दोस्तों इब्राहिम लोदी। उस इब्राहिम लोदी को मार करके पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर के द्वारा लोदी वंश को समाप्त करके और मुगल वंश की नींव रख दी गई। तो मुगल वंश आएगा लोदी वंश के बाद में। क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया? 5 वंशों ने शासन किया। प्रथम जो वंश आया उसका नाम था गुलाम वंश। कितने समय तक रहे थे? 320 वर्षों तक 5 वंशों ने शासन किया। पहला वंश है दोस्तों गुलाम वंश, 1206 से 1290 तक का समय आता है। कुतुबुद्दीन इसके संस्थापक थे। खिलजी वंश है 1290 से 1320, जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम शासन किस वंश का रहा है? तो सबसे कम शासन किस वंश का रहा है दोस्तों? खिलजी वंश का सबसे कम रहा है। तो सर्वाधिक किसका रहा है? सर्वाधिक शासन जो है वो तुगलक वंश का रहा है। गयासुद्दीन वंश जो था ये तुगलक वंश का सर्वाधिक वंश जिसने शासन किया वो कौन सा है? तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। सैयद वंश के संस्थापक खिज़्र खां है और लोदी वंश के संस्थापक है बहलोल लोदी। इन 5 वंशों को अपने को दिल्ली सल्तनत वाले टॉपिक में पढ़ना है। इसी दिल्ली सल्तनत वाले टॉपिक में अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक वो है गुलाम वंश। तो लेक्चर फर्स्ट है दोस्तों अपना ये गुलाम वंश। अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। अब इस टॉपिक जो अपना आया वो दिल्ली सल्तनत का था। उस टॉपिक में जो पहला पॉइंट है वो अपना गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। मोहम्मद गोरी का दास होता था। मोहम्मद गोरी कौन था? गजनिया गौर प्रदेश का शासक था। जो गजनिया गौर प्रदेश का शासक जो थे मोहम्मद गोरी, उस मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया था 1192 में तराइन के सेकंड युद्ध में। किसकी सहायता से किया था? मोहम्मद गोरी ने सहायता किसने ली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दोस्तों। तो आज जो अपना टॉपिक है गुलाम वंश, या आप पीछे वाली वीडियो जो विदेशी आक्रमणकारी टॉपिक था उसको जरूर देखिएगा। उस टॉपिक में अनेकों क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं। उसी टॉपिक में से आज एक नया टॉपिक निकल करके आ रहा है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के जो है गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं दोस्तों वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों गुलाम वंश जो है वो कब से कब तक रहा था? तो ये 1206 से लेकर के 1290 तक का जो टाइमिंग आता है वो गुलाम वंश का आता है। इस 1206 से लेकर 1290 तक में कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक राजा बना? तो 1206 से लेकर के दोस्तों 1210 में जो राजा बने हैं वो बने हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस है पेपर में आते हैं वो देखते हैं अपन। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक राजा बने। ये किसके सेनापति थे? तो मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। किसके सेनापति थे दोस्तों? मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। ये दास हुआ करते थे। गुलाम वंश का ही दोस्तों एक नाम और आता है जिसका नाम है दास वंश। ये दास होते थे इसलिए इस वंश को दास वंश कहा गया। इसी वंश का दूसरा नाम आता है दोस्तों मामलूक वंश। मामलूक वंश। मामलूक का अर्थ ये होता है स्वतंत्र माता की गुलाम संतान। तो स्वतंत्र जो माता थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, लेकिन इसका जो बेटा है वो गुलाम बना था इसलिए इसको मामलूक वंश भी कहा जाता है। स्वतंत्र माता की गुलाम वंश का अर्थ गुलाम, मामलूक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र माता की गुलाम संतान। गुलाम संतान ये मामलूक का अर्थ है दोस्तों। इसलिए इस वंश को क्या कहा जाता है? मामलूक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का सेनापति के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन पहले सेनापति बनने से पहले ये निसापुर एक स्थान था, बाजार प्रणाली थी, बाजार व्यवस्था थी वहां पे। तो निसापुर बाजार में अब्दुल अजीज काकी
अब्दुल अजीज काकी के द्वारा इसको खरीदा गया। दोस्तों निसापुर बाजार में अब्दुल अजीज काकी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा गया था। क्या किया गया था? खरीदा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा गया और इसको खरीदने के बाद इस अब्दुल अजीज काकी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान पढ़ना सिखाया। ये कुरान की जो आयात होती है उसको गाता था, कुरान की आयत गाता था, कुरान पढ़ना सिखाया था। इसलिए इसको कुरान खवा के नाम से भी जाना जाता है। कुरान खवा का नाम से भी जाना जाता है। तो ये उपनाम है ये इसका, कुरान खवा। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने पढ़ना सिखाया था? अब्दुल अजीज काकी ने। किसने खरीदा था? अब्दुल अजीज काकी ने खरीदा था, निसापुर बाजार से खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुरान की आयतें पढ़ता था इसलिए इसको कुरान खवा के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल अजीज काकी से खरीदा, लेकिन इसकी सैनिक प्रणाली को देख करते हुए, इसके जो भी इतने जो सेना, जो इसके बुद्धि कौशल को देखते हुए, इसके सैनिक के जो गुण होते हैं वो देख करके बाद में मोहम्मद गोरी का एक सेनापति के रूप में वहां पर स्थापित होता है। पहले ये वहां पर अस्वाला प्रधान बने, फिर ये सेनापति के रूप में नियुक्त हुए, फिर सेनापति के बाद रूप में नियुक्त होने के बाद तराइन के सेकंड युद्ध में इनको भारत में भेजा गया और पृथ्वीराज चौहान को धोखे से उन्होंने पराजित किया। उसके बाद इन्होंने चंदावर का युद्ध किया था। घेरने वाले मोहम्मद गोरी है, लेकिन मुख्य जो सेनापति थे वो कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। चंदावर का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में इन्होंने जयचंद को पराजित किया। हमने पीछे वाली वीडियो में बताया था पूरा मुस्लिम आक्रमण का टॉपिक में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के युद्ध कौशलता को देखते हुए, बुद्धि को देखते हुए, इसको यहाँ पर भारत में मोहम्मद गोरी ने अपना सेनापति नियुक्त किया था। जिस सेनापति नियुक्त होने के बाद इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों इसने राजधानी किसको बनाया है? लाहौर को राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी किसको बनाया? राजधानी बनाया इसने लाहौर को। लेकिन कभी भी इसने स्वयं को राजा घोषित नहीं किया है, ना ही कभी इसने अपने आप को बादशाह घोषित किया, ना ही कभी भी इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, यानी कि सुल्तान घोषित नहीं किया। हमने जो विदेशी आक्रमण का टॉपिक पढ़ा था उसमें बताया था आपको, हजरत मोहम्मद शाह जो थे, इन हजरत मोहम्मद शाह ने 610 ईस्वी में दोस्तों एक धर्म की स्थापना की थी जिसका नाम था इस्लाम धर्म। हजरत मोहम्मद शाह ने 610 ईस्वी में कौन से धर्म की स्थापना की थी? इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। जिस इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा जो पद होता था वो खलीफा का होता था। तो जितने भी जैसे महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी वगैरह जो बने थे, इन लोगों ने क्या किया था कि सुल्तान की उपाधि धारण क्या करते थे? किसकी उपाधि धारण क्या करते थे? सुल्तान की उपाधि धारण क्या करते थे? तो वही राजा बनते थे तो सुल्तान की उपाधि धारण क्या करते थे? तो बगदाद में धर्मगुरु होते थे खलीफा, उनसे सुल्तान की उपाधि धारण क्या करते थे? और उसके बाद ये लोग अपने आप को राजा के रूप में नियुक्त करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का सेनापति तो था, और कहां पर सेनापति नियुक्त किया गया था? भारत में। तो इसने राजधानी किसको बनाया था? अपनी लाहौर को। दोस्तों इसने क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसका वंश कौन सा था? तो वंश जो है दोस्तों इसका वंश था कुवैती वंश। तो कौन से वंश से संबंधित है कुतुबुद्दीन ऐबक? कुवैती वंश से संबंधित है। इसके कुछ नाम है, जैसे इसका पहला जो नाम हमने पढ़ा था, कुरान की आयतें पढ़ता था इसलिए इसको कुरान खवा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? कुरान खवा के नाम से भी इसको जाना जाता है। जब इसने तराइन का दूसरा युद्ध किया, इसके अलावा चंदावर का जो युद्ध किया, जीता, और जीतने के बाद दोस्तों इसने वहां पर लाखों रुपए दान किए थे, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है दोस्तों दूसरा? लाख बख्श। इसके उपनाम पॉइंट है ये। लाख बख्श के नाम से किस दिल्ली सल्तनत के राजा को जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाखों रुपए का दान देने के कारण, तो रुपये दान देने के कारण इनको कहा जाता है दोस्तों लाख बख्श। इसके अलावा इनका एक नाम और आता है जिसका नाम है पील बख्श। और पील बख्श इनको कहा जाता है दोस्तों हाथियों का दान करने के कारण।
हाथियों का दान देने के कारण दोस्तों इनको कहा जाता है पील भक्स भी कहा जाता है। इनको हातिम ताई भी कहा जाता है। हातिम ताई का अर्थ होता है परोपकार करने वाला, कल्याण करने वाला। तो परोपकार की वजह से इनको क्या नाम दिया गया है? हातिम ताई। तो 4 उपनाम आए गए इनके। कुरान खवा, कुरान की आयतें पढ़ने के कारण। लाख बख्श, रुपये दान देने के कारण, लाखों रुपए देने के कारण। पील बख्श, हाथियों का दान करने के कारण। हातिम ताई कहा जाता है परोपकारी राजा थे, इसलिए इनको क्या कहा गया है दोस्तों? हातिम ताई। अब इनके दरबार में दो दरबारी कवि थे। इनके दरबार में कितने दरबारी कवि हैं? 2 दरबारी कवि। इनके दरबार में 2 दरबारी कवि थे। दिल्ली पुलिस में अनेकों बार पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो दरबारी कवि आपको याद होने चाहिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों दरबारी कवि। तो इनके दरबार में 2 दरबारी कवि थे। एक जो दरबारी कवि है दोस्तों उसका नाम है हसन निजामी। हसन निजामी यहाँ पर लिख रहा हूँ इस हसन निजामी को। इस हसन निजामी ने ही दोस्तों इस हसन निजामी ने इनको क्या कहा है? हातिम ताई। तो किसकी उपाधि प्रदान की थी कुतुबुद्दीन ऐबक को? हसन निजामी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा था? हातिम ताई कहा है। दरबारी कवि कितने आ रहे हैं? 2। पहला दरबारी कवि आ रहा है दोस्तों हसन निजामी। इस हसन निजामी ने हातिम ताई कहा है इसको। दूसरा जो दरबारी कवि आ रहा है उसका नाम है दोस्तों फक ए मुदाबिर। ये दूसरा दोस्तों इनका दरबारी कवि है। पहला दरबारी कवि हसन निजामी, दूसरा दरबारी कवि आ रहा है फक ए मुदाबिर। तो ये 2 इनके दरबारी कवि थे। इनमें से हातिम ताई कहने वाला कौन था? हसन निजामी। दोबारा से देखते हैं, एडिंग है गुलाम वंश, इसी को कहा जाता है दास वंश, इसी को कहा जाता है मामलुक वंश। मामलुक वंश का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र माता की गुलाम संतान। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा है भारत में। कुतुबुद्दीन ऐबक ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है, गुलाम वंश का संस्थापक है। 1206 से 1210 तक राजगद्दी पर बैठा है। मोहम्मद गोरी का सेनापति था, लेकिन सेनापति बनने से पहले निसापुर के बाजार में अब्दुल अजीज काकी के द्वारा इसको खरीदा गया। खरीद करके अपने पास लेकर रखता है और कुरान की आयतें इसको पढ़ाता है। कुरान इसको मुंह जुबानी आयतें पढ़ता था, इसलिए इसका नाम आया कुरान खवा के नाम से जाना जाता है। बाद में मोहम्मद गोरी के यहाँ पर अस्साला का प्रधान बना और बाद में मोहम्मद गोरी का सेनापति के रूप में नियुक्त होता है। भारत में आता है, तराइन का सेकंड युद्ध जीता, चंदार के युद्ध में जयचंद को पराजित करता है। इसके युद्ध कौशल, बुद्धि कौशल को देखते हुए इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में अपना मुख्य सेनापति के रूप में नियुक्त किया। इसने लाहौर को दोस्तों अपनी राजधानी बनाया। इसका वंश जो था वो कुवती वंश था। उपनाम कुरान पढ़ने के कारण कुरान ख्वा के नाम जाना जाता है। लाखों रुपए दान देने के कारण इसको लाख बख्श कहा जाता है। हाथियों का दान देने के कारण इसको पील बख्श कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो एक दरबारी कवि था हसन निजामी, इसने इसको हातिम ताई की उपाधि प्रदान की। हातिम ताई परोपकारी राजा। फक ए मुदाबिर इसका एक दरबारी कवि और था। ये था दोस्तों तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों भारत की प्रथम मस्जिद बनवाई। भारत की प्रथम मस्जिद कहां पर बनवाई है? दिल्ली में। उसका नाम है कुवत उल मस्जिद। भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी है? कुवत उल मस्जिद भारत की प्रथम मस्जिद है दोस्तों। कहां पर निर्माण करवाया गया? दिल्ली में। इसके अलावा दोस्तों इसने राजस्थान की भी प्रथम मस्जिद बनवाई है, जिसका नाम क्या आता है? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है राजस्थान के अजमेर जिले में है दोस्तों। इस 2.5 दिन का झोपड़ा जो है राजस्थान के अजमेर जिले में है। लेकिन पहले ये 2.5 दिन का झोपड़ा ये मस्जिद है दोस्तों। मस्जिद होने से पूर्व यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय होता था। क्या था? संस्कृत विद्यालय। ये जो संस्कृत विद्यालय जो अजमेर में था, यानी कि इसने अजमेर के संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके किसका निर्माण करवाया? 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। संस्कृत जो विद्यालय था, इस संस्कृत विद्यालय का निर्माण चौहान शासक थे, चौहान वंश के शासक थे, जिनका नाम था विग्रह
विग्रहराज चतुर्थ, क्या नाम था दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ। इनको कवि राजा भी कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ। इन विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किसका निर्माण किया गया था? संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया गया था, जिसे 2.5 दिन में तोड़ दिया गया था। या यहाँ पर 2.5 दिन, या दोस्तों यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है। क्या लगता है? उर्स। जैसे अपन हिंदू में मेला बोलते हैं और वैसे मुसलमान जो होते हैं इसको उर्स बोलते हैं। किसका उर्स लगता है? पंजाब पीर शाह का, पंजाब पीर शाह का यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है। इस कारण से इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। और जो राजस्थान के इतिहास के जो पितामह हैं, जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड, उनका क्या नाम है दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों ये कहा है, मैंने आज तक इतनी सुरक्षित इमारत नहीं देखी है, मैंने आज तक इतनी सुरक्षित इमारत नहीं देखी है। किसके बारे में कहा है इन्होंने? तो 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में, सुरक्षित इमारत नहीं देखी है, नहीं देखी है। किसके बारे में इन्होंने कहा है दोस्तों? तो इन्होंने कहा है 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में। दोबारा से देखिएगा, सबसे पहले भारत की मस्जिद बनवाई। कहां पर? प्रथम भारत की मस्जिद दिल्ली में बनी, जिसका नाम था कुवत उल मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया राजस्थान के अजमेर जिले में। ये मस्जिद है, राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। 2.5 दिन का यहाँ पर उर्स का मेला लगता है, उर्स लगता है पंजाब पीर शाह का। लेकिन उससे पहले जो था ये संस्कृत विद्यालय था, जो चौहान वंश के राजा थे अजमेर के विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनवाया गया था। उसको तोड़ करके इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कर्नल जेम्स टोड जो है, इन्होंने कहा था कि मैंने आज तक इतनी सुरक्षित इमारत नहीं देखी है। किसके बारे में कहा है? 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में कहा है। इसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, कुतुब मीनार। क्या है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुरु है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु है, जिसका क्या नाम है? कुतुब बख्तियार काकी। कुतुब बख्तियार काकी। कुतुब बख्तियार काकी की याद में इन्होंने किसका निर्माण करवाया दिल्ली में? तो इन्होंने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। लेकिन उसकी क्या रखी थी इन्होंने? केवल नींव ही रखी थी। कुतुब मीनार में दोस्तों कितने मंजिल है? 5 मंजिला है। इनमें से 5 मंजिलों में से 2 मंजिलों का निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों 2 मंजिलों का निर्माण करवाने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। या नींव रखने वाले कौन है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी या इसकी 2 मंजिलों की निर्माण करवाया। कहां पर? दिल्ली में। 5 मंजिला है, 2 तो इसने बनवाई, तो बाकी जो 3 मंजिलें हैं वो 3 मंजिलें किसने बनवाई है? तो दोस्तों अभी इसी का वंश का, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक दास होगा या इसी का एक दामाद है, दास या दामाद दोनों था दोस्तों वो, तो उसने जो है दोस्तों बाकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। 3 मंजिलें किसने बनवाई है? इल्तुतमिश ने बनाई है दोस्तों। एक बार क्या हुआ, 5वीं जो मंजिल है, इस 5वीं मंजिल के ऊपर आकाशीय बिजली गिरी। 5वीं मंजिल पर आकाशीय बिजली गिरी। तो आकाशीय बिजली जब गिरती है तो दोस्तों ये आग जब क्षतिग्रस्त हो जाती है 5वीं मंजिल, तो 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण, सिर्फ कौन सी मंजिल का? 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण ये तुगलक वंश के एक राजा थे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों 5वीं मंजिल का क्या किया गया? निर्माण कार्य किया गया। एक बार फिर से देखिएगा, कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में है। मेहरौली का लौह स्तंभ, मेहरौली का लौह स्तंभ, मेहरौली का लौह जो स्तंभ है दोस्तों वहीं पर उसी के पास ही है ये मेहरौली का लौह स्तंभ भी। ये कुतुब मीनार के पास है मेहरौली का लौह स्तंभ, उसी के पास है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है। नींव रखी, दूसरी 2 मंजिलों का निर्माण करवाया। इसकी 2 बाकी 3 मंजिलें हैं वो किसने बनवाई है? इल्तुतमिश ने, इसके दामाद ने बनवाई है। लेकिन 5वीं जो मंजिल थी पर आकाश से बिजली गिरी, इस वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है।
तो 3 दिन का काम थे। पहला कुवत उल मस्जिद का निर्माण करवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ये कुतुब मीनार किसकी याद में बनाई गई? तो गुरु की याद में। गुरु का क्या नाम है दोस्तों? कुतुब बख्तियार काकी इनके गुरु हैं, जिनकी याद में दोस्तों इन्होंने किसका निर्माण करवाया है? तो इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों इनकी मृत्यु। 1210 में आगरा में दोस्तों चौगान खेलते हुए, चौगान या एक खेल होता है पोलो, चौगान या पोलो खेलते हुए आगरा में दोस्तों इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चौगान या पोलो खेलते हुए आगरा में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए इनको कहां पर दफनाया गया है? तो दोस्तों इनको कहां पर दफनाया गया है? आगरा में दफनाया गया है। किनको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। चौगान जो है पोलो जो खेल होता है, इसमें घोड़े के ऊपर बैठकर खेला जाता है, और जब ये खेल रहे थे उस समय जो ये घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और इनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। तो चौगान खेलते हुए वह दिल्ली सल्तनत का राजा जिसकी मृत्यु हुई थी 1210 में आगरा में मृत्यु हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एक बार इसको रिकॉल करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक वाले पॉइंट को। पहले हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश आते हैं उन 5 वंशों के बारे में पढ़ा है। इसके संस्थापक कौन थे, क्या इनका टाइमिंग पीरियड था दोस्तों। उसके बाद हमने पढ़ा है दिल्ली वंश का जो पहला जो वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश का ही नाम आता है दास वंश, इसी वंश का नाम आता है मामलुक वंश। इसका जो संस्थापक था दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सेनापति होता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा गया था अब्दुल अजीज काकी के द्वारा। बाद में सेनापति बने, निसापुर बाजार से खरीदा था। लाहौर को राजधानी बनाते हैं। दरबारी कवि 2 थे, हसन निजामी ने हातिम ताई कहा था इनको। फके मुदाबिर एक कवि और है। इनका जो वंश था कुवती वंश था। कुरान पढ़ने कारण कुरान खुआ के नाम से, रुपये दान देने कारण लाख बख्श के नाम से, और हाथिया दान करने कारण इनको पील बख्श के नाम से जाना जाता है। इनके निर्माण कार्य में 3 चीज पढ़ी है। दिल्ली में कुवत उल मस्जिद बनवाई जो भारत की प्रथम मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। अजमेर में है दोस्तों। 2.5 दिन का उर्स लगता है पंजाब पीर शाह का। कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा है कि मैंने आज तक ऐसी सुरक्षित इमारत नहीं देखी है। उसके बाद आ रहा है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव रखी है दिल्ली में, 2 मंजिलें बनवाई है इनके द्वारा। कुतुब बख्तियार काकी की याद में बनवाई थी। इसके अलावा 1210 में आगरा में चौगान या पोलो खेलते हुए इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इतना सा आपको याद रखना है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब क्या हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसका बेटा राजा बना दोस्तों, उसका नाम था आराम शाह। कौन राजा बना? आराम शाह। पहले राजा का क्या नाम आया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे राजा क्या नाम है दोस्तों? आराम शाह। आराम शाह जो राजा बना इसने भी लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया। लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया। 1210 में राजा बना और 8 माह बाद दोस्तों इसकी हत्या कर दी जाती है इसी के दामाद के द्वारा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था उसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था दोस्तों? इल्तुतमिश। ध्यान से सुनिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बना जिसका नाम था आराम शाह। कहाँ की राजधानी बनाएगा? लाहौर को राजधानी बनाएगा। लेकिन इसका जो दामाद था इल्तुतमिश, किसका दामाद? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है इल्तुतमिश। इस दामाद इल्तुतमिश ने अपना राज्य अभिषेक दिल्ली में करवा लिया। अपना राज्य अभिषेक कहाँ पर करवा लिया? दिल्ली में करवा लिया। और बाद में जब इन्होंने दिल्ली में अपना राज्य अभिषेक करवाया तब इस इल्तुतमिश ने इस लाहौर में जाकर के आराम शाह की क्या कर दी? हत्या कर दी। आराम शाह की क्या कर दी दोस्तों? 8 माह बाद हत्या कर दी और अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित किया। पहले राजा का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, दूसरे राजा का नाम आराम शाह है, और तीसरे राजा का नाम क्या है दोस्तों? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अगला राजा है। अब पढ़ते हैं अपन इल्तुतमिश को। तो तीसरे जो राजा है दोस्तों उनका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। आप अच्छे प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाइएगा। इल्तुतमिश देखिए दोस्तों 1206 से 1210 तक किसका समय रहा था? तो 1210 तक समय जो रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब है 1210 में 8 माह के लिए किसका समय आया था? आराम शाह का। अगला है दोस्तों 1210 से इल्तुतमिश का स्टार्ट हो रहा है। तो 1210 से लेकर के और 1236 का जो समय आता है वो इल्तुतमिश का आता है दोस्तों। इल्तुतमिश का इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास भी था। कुतुबुद्दीन
ऐबक का दास था और दामाद भी था, दामाद भी था। पहला तो दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश का, मामलूक वंश का या दास वंश का ये कैसा संस्थापक है दोस्तों? वास्तविक संस्थापक है। लेकिन इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कैसा था? वो सिर्फ संस्थापक था। ये वास्तविक संस्थापक है दोस्तों। क्यों? उसके पीछे रीजन है कि इसने बगदाद का जो खलीफा होते थे, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। बगदाद के खलीफा से किसकी उपाधि धारण की थी? सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और हमने पीछे भी पढ़ा है कि उसने किसी भी प्रकार की कोई उपाधि धारण नहीं की। तो सुल्तान की उपाधि धारण की किसने? इस इल्तुतमिश ने। तो अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित किया था। सुल्तान की उपाधि धारण की और स्वतंत्र क्या किया था? इसने अपने आप को राजा घोषित किया था। किसने? इल्तुतमिश ने दोस्तों। इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसका वास्तविक संस्थापक बोलेंगे? दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश का, मामलुक वंश का, दास वंश का। अगला पॉइंट है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक जीवित थे तो ऐबक ने दोस्तों इनको बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको कहाँ का सूबेदार बना रखा था? बदायूं का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ये सूबेदार नियुक्त कर रखे थे, बदायूं के सूबेदार नियुक्त किया था। ऐबक ने इल्तुतमिश को सूबेदार नियुक्त किया था। कहाँ का? बदायूं का सूबेदार थे दोस्तों ये उस समय। इसके अलावा इसने सबसे पहले किसकी उपाधि धारण की है? तो सुल्तान की और स्वतंत्र राजा घोषित किया है। यह वह व्यक्ति है दोस्तों जिसने दल चालीसा का गठन किया। किसका गठन किया? दल चालीसा का गठन किया, जिसका नाम होता है मिर्ज़ा-ए-चहलमानी। मिर्ज़ा-ए-चहलमानी। ये जो दल चालीसा जो होता था दोस्तों, इसमें 40 लोगों का, अमीर लोगों का, वो भी कैसे लोग हैं? अमीर लोगों का एक समूह होता है। ये 40 दल का जो अमीर लोगों का समूह होता था, ये इंपॉर्टेंट है। यही डिसाइड करेगा कि कौन अगला राजा बनेगा या कौन अगला राजा नहीं बनेगा। तो सैन्य विभाग में इन्होंने दोस्तों, कौन से विभाग में? सैन्य विभाग में किसका गठन किया है? तो दल चालीसा या मिर्ज़ा-ए-चहलमानी का गठन किया। जो 40 लोग जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि अगला राजा कौन बनेगा, प्रभुत्व स्थापित करते हैं दोस्तों। इसी इल्तुतमिश ने दोस्तों एक प्रथा प्रारंभ की थी जिसका नाम था इक्ता प्रथा। कौन सी आती है? इक्ता प्रथा। ये जो इक्ता प्रथा होती है, इसमें जो धन के बदले में वेतन में भूमि दी जाती थी। क्या दी जाती थी दोस्तों? भूमि दी जाती थी। और जिसको भूमि दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? इक्तादार। उसको क्या बोलते दोस्तों? इक्तादार। यानी कि भूमि प्राप्त करने वाला क्या कहलाता था? इक्तादार कहलाता था। दोबारा से देखिएगा, दल चालीसा का गठन किया सैन्य विभाग को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा धन के बदले में वेतन के रूप में क्या देते थे? भूमि दिया करते थे। भूमि प्राप्त करने वाला क्या कहलाता था? इसमें इक्तादार कहलाता था। इसके अलावा दोस्तों इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश दोस्तों, इन्होंने न्यायिक राजा माना जाता है, न्यायिक प्रथा लागू की थी। और न्याय प्रथा में इन्होंने कहा कि लाल रंग के कपड़े पहन करके न्याय प्राप्त किया जाएगा। लाल रंग के कपड़े पहनना अनिवार्य किया। जिसको न्याय चाहिएगा वो पहनना अनिवार्य किया। अगर किसी को न्याय चाहिएगा तो राजा के पास आएगा तो उसको कौन से कपड़े पहन करके आएगा? लाल रंग के कपड़े पहनने की प्रथा भी किसने चलाई है? तो इल्तुतमिश ने चलाई है दोस्तों। इल्तुतमिश के द्वारा 3 प्रकार की मुद्राएं चलाई गई। 3 प्रकार की मुद्राएं चलाई गई। 3 प्रकार की मुद्राएं। तो बेटा इन्होंने मुद्रा भी चलाई है, 3 प्रकार की मुद्रा चलाई। पहली जो मुद्रा है इनकी वो है, देखो दोस्तों, पहली मुद्रा जो है वो टंका। दूसरी मुद्रा है इनकी जितल। पहली है दोस्तों टंका,
दूसरी जो मुद्रा है दोस्तों वो है जित्तल, तीसरी जो मुद्रा है दोस्तों उसका नाम है अदल। कितनी मुद्राएं चलाई है? 3 प्रकार की, टंका, जित्तल, अदल। टंका जो होती है दोस्तों ये चांदी की मूल्य की, चांदी की। जित्तल जो होता है दोस्तों ये तांबे का मूल्य की होती है, और अदल जो होता है चांदी प्लस तांबा दोनों का, चांदी प्लस तांबा दोनों धातुओं का प्रयोग करके इसने कौन सी चलाई थी? अदल। टंका जो होती है ये किसकी है? कौन से धातु की है? चांदी धातु की मुद्रा। जित्तल कौन से धातु की? तांबे धातु की। अदल जो है दोस्तों कौन से धातु की आती है? चांदी प्लस तांबा दोनों की मुद्रा आती है। कौन से दोस्तों? चांदी प्लस तांबा दोनों की मुद्रा है दोस्तों। इसके अलावा इसकी जो बेटी थी उसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। ये जो है अपनी उम्र में, जो अपने जीवन काल में ही अपना अगला उत्तराधिकारी अपनी पुत्री को नियुक्त करता है। तो इसकी पुत्री का क्या नाम है? रजिया सुल्तान। पुत्री का नाम है दोस्तों रजिया सुल्तान। इस इल्तुतमिश की जो पुत्री थी उसका नाम था रजिया सुल्तान। इसका एक पुत्र है जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज। पुत्र का क्या नाम है दोस्तों? रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। ध्यान से देखिएगा, समझ में तभी आएगा टॉपिक। रुकनुद्दीन फिरोज अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? तो रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। पुत्र है दोस्तों इनका एक जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। फिर इनके बाद इन्हीं का एक बेटा आएगा जिसका नाम है दोस्तों अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। एक पुत्र है रुकनुद्दीन फिरोज, दूसरा है दोस्तों बहराम शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह इनका बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज का। इनका एक बेटा है जिसका नाम है बहराम शाह, बहराम शाह। तो इनके पुत्र 2 हैं जो राजा बनेंगे अभी आगे। ये कह रहा है कि न्याय प्रथा प्रारंभ की थी, 3 प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिनमें से एक मुद्रा है टंका, दूसरी जित्तल दोस्तों, तीसरी आती है अदल। ये 3 प्रकार इन्होंने क्या चलाई है? मुद्रा। इकता प्रथा प्रारंभ की थी, इससे पहले हमने पढ़ा था, सैन्य विभाग को कंप्लीट कर सैन्य विभाग किया था। और दोस्तों इसके अलावा ये शमसी वंश का था। कौन से वंश का था? शमसी, शमसी वंश से था। तो कुवैती वंश से कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। शमसी वंश से कौन आता है? इल्तुतमिश दास था। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक त्राइन का युद्ध किया था। कौन सा युद्ध किया था? त्राइन का। लेकिन त्राइन का तो आपको सर 2 युद्ध हुए थे, पहला और दूसरा, लेकिन तीसरा युद्ध और हुआ था दोस्तों त्राइन का। तीसरा जो युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1215 में, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो उस समय एलदाज कौन था? मोहम्मद गजनी प्रदेश का जो क्षेत्र था उस पर किसका अधिकार था? गजनी का जो राजा होता था उसका नाम था एलदाज। इस एलदाज ने इल्तुतमिश के ऊपर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया दोस्तों? इल्तुतमिश के ऊपर आक्रमण किया। विजयी कौन हुआ इसमें? इल्तुतमिश विजयी हुआ। त्राइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में एलदाज इल्तुतमिश के ऊपर हुआ और इल्तुतमिश इसमें विजयी होता है। जो गजनी मोहम्मद गौरी के बाद जो है गजनी का क्षेत्र का राजा बना था एलदाज। अपने जीवन काल में ही दोस्तों इल्तुतमिश जो है इसने रजिया सुल्तान को अपना अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। लेकिन जो 40 दल जो इन्होंने इकट्ठा किया था, जो 40 दल का जो इन्होंने अभी पीछे पढ़ा था कि इन्होंने सैन्य विभाग को कंप्लीट करने के लिए, सैन्य विभाग के लिए इन्होंने दल 40 का गठन किया था। ये 40 जो अमीर लोग जो होते थे ये रजिया सुल्तान को इसकी मृत्यु के बाद अगला राजा या रानी मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये महिला के नीचे शासन करना, महिला के नीचे रह करके शासन नहीं करना चाहते थे। इस वजह से रजिया सुल्तान को अगला इन्होंने उत्तराधिकारी न बनाते हुए किसको बना दिया? रुकनुद्दीन फिरोज को अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अगले उत्तराधिकारी कौन बनेंगे? रुकनुद्दीन फिरोज बनेंगे। एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश जो है दोस्तों इनकी मृत्यु के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद राजा बना आराम शाह। आराम शाह ने लाहौर से राजगद्दी प्राप्त की, लाहौर को राजधानी बनाया। 8 माह बाद इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद है या दास जो है, जिसने इसके बेटे आराम शाह की हत्या करके खुद को अगला राजा घोषित कर दिया। अगला राजा बने इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक अगले राजा बनते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, दामाद था, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सुल्तान की उपाधि धारण की, स्वतंत्र राजा घोषित किया।
ऐबक के समय में बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मिर्जा ए चहलमानी 40 दल के लोगों को 40 दल का एक समूह बनाया था। धन के बदले में वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की, जिसको एकता प्रथा कहा जाता है। इल्तुतमिश शमसी वंश का था। न्याय प्रथा प्रारंभ की, लाल रंग के कपड़े पहनने के लिए 3 प्रकार की मुद्रा चलाई, टंका, जितल, अदल। त्राइन का थर्ड जो युद्ध हुआ इसमें 1215 ईस्वी में गजनी के राजा एलदाज को पराजित किया इल्तुतमिश ने। इसके अलावा दोस्तों इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में रजिया सुल्तान को अपना अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, लेकिन इसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को अगला राजा बनाया गया इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 में। 1236 में इसकी क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु। 1236 में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय बामियान जो एक वहां पे विजय अभियान पे गया था, 1236 में बामियान विजय अभियान के दौरान इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। बामियान विजय अभियान पर गया हुआ था और वहीं इसकी क्या होगी, मृत्यु। 1236 में बामियान विजय अभियान के दौरान इल्तुतमिश की मृत्यु हुई। इल्तुतमिश की मृत्यु हुई। इल्तुतमिश की दोस्तों क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त कर रखा था, रजिया सुल्तान को। 40 दल के लोग किसको नहीं बनाना चाहते थे, रजिया सुल्तान को, इसलिए किसको बनाया, रुकनुद्दीन फिरोज को अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। किसने, 40 दल के लोगों ने। अब जो रुकनुद्दीन फिरोज अगला राजा बनेगा, कब बनेगा, 1236 ईस्वी में अगला राजा बन गया। 1236 में अगला राजा कौन बन गया, रुकनुद्दीन फिरोज। जब रुकनुद्दीन फिरोज अगला राजा बना तो लाल रंग के कपड़े पहन करके रजिया सुल्तान जुम्मे के दिन मस्जिद के सामने जाकर के बैठ जाती है और जनता जो इसमें हस्तक्षेप करती है। जनता के द्वारा विरोध करने के बाद 40 दल के लोगों ने फिर किसको अगला उत्तराधिकारी बना दिया, रजिया सुल्तान को अगला उत्तराधिकारी बनाया। दोबारा से देखिएगा दोस्तों, पहले यहाँ पे रिकॉल करते हैं, पहले राजा कौन बने थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के बाद इसका बेटा राजा बनाया जिसका नाम था आराम शाह। उसके बाद जो राजा बने उनका नाम था दोस्तों, अभी पढ़ा है, इल्तुतमिश जो था वो रजिया सुल्तान को अगला उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन 40 दल के लोगों ने इसको नहीं बना करके अगला उत्तराधिकारी किसको बनाया, रुकनुद्दीन फिरोज को अगला अधिकारी बनाया। दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज को अगला उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन 1236 में जनता के द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद जनता के द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि जुम्मे के दिन ये जो थी लाल रंग के कपड़े पहन करके मस्जिद के बाहर जाकर के बैठ जाती है। इस वजह से जनता ने हस्तक्षेप किया और रजिया सुल्तान को अगला उत्तराधिकारी बनाया। 1236 में इसको पद से हटा करके रजिया सुल्तान जो है दोस्तों अगली उत्तराधिकारी बनती है। और रजिया सुल्तान पहली भारत की और एकमात्र भारत की जो है वो मुस्लिम शासिका और एकमात्र मुस्लिम शासिका जी थी, जो कि भारत की क्या बनी थी, रानी बनी थी या उत्तराधिकारी बनती है। 1236 से लेकर के और 1240 तक का इनका समय आता है। अभी हमने पढ़े हैं 4, ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, ये 4 हमने कंप्लीट कर लिए। 5वां जो उत्तराधिकारी या 5वां जो राजा बनता है गुलाम वंश का, उनका नाम है रजिया सुल्तान। इनका तो एक ही पेपर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, वो है कि भारत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका, भारत की एकमात्र मुस्लिम, या सिर्फ पूछ सकता है महिला शासिका, तो महिला शासिका कौन थी दोस्तों, रजिया सुल्तान। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के नीचे आकर के दल चालीसा के लोग काम कर रहे थे। इस बात से रजिया सुल्तान से दल चालीसा के लोग जो थे नाराज होते रहते थे कुछ किसी न किसी बात को लेकर के। तो रजिया सुल्तान से जो दल चालीसा के लोग नाराज होते थे, उन लोगों ने क्या किया दोस्तों, आगे समझिएगा। उन लोगों ने इनको हटाने की प्लानिंग की और इसका जो भाई था जिसका नाम हमने पढ़ा बैराम शाह, उसको अगला राजा बनाना चाहते थे। तो इसने क्या किया, एक अश्वशाला का, जिसको विश्वास पात्र था, एक सैनिक था जिसका नाम था याकूत। क्या नाम है दोस्तों, याकूत। इस याकूत को इस रजिया सुल्तान ने पहले अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। अश्वशाला का
प्रधान बनाया, फिर बाद में इसको अश्वशाला का प्रधान बनाया, बाद में दोस्तों इसी याकूत को अपना अंग रक्षक बना लिया, अंग रक्षक बना लिया। और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि रजिया सुल्तान का याकूत के साथ शारीरिक संबंध थे, इस वजह से इसको बड़े से बड़ा पद देती गई थी। इस वजह से दल चालीसा के लोगों ने रजिया सुल्तान से दोस्तों बदला लेने के लिए उस समय ये रजिया सुल्तान से बदला लेने के लिए तबर हिंद ये पंजाब के राजा थे, अल्तुनिया सूबेदार थे उस समय। तबर हिंद क्षेत्र होता था पंजाब में। दल चालीसा के लोगों ने तबर हिंद के सूबेदार, जिसको आज पंजाब है दोस्तों, तबर हिंद के सूबेदार दल चालीसा के लोगों ने रजिया सुल्तान को पद से हटाने के लिए तबर हिंद के सूबेदार थे, जिनका नाम था अल्तुनिया। इस अल्तुनिया से मुलाकात की और अल्तुनिया ने क्या किया, रजिया सुल्तान पर आक्रमण किया, जिसमें रजिया सुल्तान जो है पराजित हो जाती है। बाद में अल्तुनिया इसको जो है जेल में बंद कर देता है और वहीं पंजाब में तबर हिंदुस्तान पर ही अल्तुनिया से एक कूटनीति करते हुए इसने रजिया सुल्तान ने क्या कर ली, शादी कर ली। रजिया सुल्तान ने दोस्तों क्या कर ली, शादी कर ली। किससे? अल्तुनिया से शादी कर ली कूटनीति के तहत। और अल्तुनिया की सेना लेकर के अल्तुनिया से क्या कर ली, शादी। कब की बात है? 1240 ईस्वी में। दोबारा से आप रिकॉल करेंगे, रजिया सुल्तान को अपने जीवन काल में इल्तुतमिश अगला उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था। रजिया सुल्तान के नाम से उसने सिक्के चलवाए थे, टंका, जीतल, अलग। इसके अलावा 1236 से 40 तक का इसका समय आता है। एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी। इसने याकूत नाम के व्यक्ति सैनिक को अश्वशाला का प्रधान बनाया, अंगरक्षक बनाया। इस बात से नाराज हो गए 40 दल के लोग और 40 दल के लोगों ने दोस्तों इसका विरोध करने के लिए तबर हिंद पंजाब के सूबेदार अल्तुनिया से इसकी शिकायत की। अल्तुनिया अपनी सेना लेकर के आया, रजिया सुल्तान के ऊपर आक्रमण किया। जो 40 दल के जो अमीर लोग थे वो अलग हो गए रजिया सुल्तान से बहराम शाह के नेतृत्व में, और इस प्रकार से रजिया सुल्तान इस युद्ध में पराजित हो जाती है। तो अल्तुनिया इनको पंजाब या तबर हिंदुस्तान पर ले गया और जेल में बंद कर दिया। वहां पर कूटनीति के तहत दोस्तों इनसे इन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली। वहां पर कूटनीति के तहत अल्तुनिया से राजा सुल्तान ने शादी कर ली। इतने में 40 के बाद इनका पद खाली हो गया। रजिया सुल्तान का पद जैसे ही खाली हुआ, अगले जो राजा बन गए इनके भाई राजा बन गए, जिनका नाम है दोस्तों बहराम शाह। क्या नाम है? बहराम शाह। बहराम शाह अगले राजा बने। और दोस्तों बहराम शाह अगले राजा बने, ये 1240 में राजा बने और 42 तक अपने पद पर बने रहे, 40 से लेकर के 42 तक। इधर 1240 में रजिया सुल्तान हार जाती है। हारते ही अल्तुनिया उसको ले जा करके पंजाब में जेल में डाल देता है। वहाँ उनकी शादी हो गई और दिल्ली का राजा अगला कौन बन गया? बहराम शाह दोस्तों अगला राजा बने। और जैसे ही बहराम शाह अगले राजा बने, रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया की सेना ली और अपने भाई बहराम शाह पर आक्रमण करने की प्लानिंग की। 1240 ईस्वी में ही हरियाणा के निकट हरियाणा को जो जिला है कैथल, इस कैथल स्थान पर दोस्तों ऐसा कहते हैं कि डाकुओं के द्वारा रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई डाकुओं के द्वारा। या कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसके भाई बहराम शाह ने ही इनकी हत्या करवा दी, क्योंकि रजिया सुल्तान जो थी अपने भाई को ही पराजित करने के उद्देश्य से आ रही थी। कैथल में रजिया सुल्तान की क्या होगी? हत्या। रजिया सुल्तान की 4-5 क्वेश्चंस हो गए। एकमात्र मुस्लिम शासिका, अश्वशाला अंगरक्षक का प्रधान वगैरह किसको बनाया? याकूत को बनाया। अल्तुनिया से शादी की, डाकुओं के द्वारा इनकी क्या कर दी जाती? हत्या। कैथल वाले स्थान पर अगले राजा बने बहराम शाह। दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं आते हैं, इसलिए जो राजा जो अभी आएंगे उसके बारे में बलबन अगला राजा इंपॉर्टेंट आएगा, उसके बारे में देखेंगे। 7वां, बहराम शाह के बाद जो राजा बनते हैं उनका नाम है दोस्तों अलाउद्दीन महसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह ये राजा बने। अलाउद्दीन मसूद शाह जिनका टाइमिंग आता है 1242 से 46 तक।
1242 से 1246 तक का टाइमिंग है अलाउद्दीन मसूद शाह का। और इन अलाउद्दीन मसूद शाह को वजीर होते थे, अलाउद्दीन मसूद शाह के वजीर थे जिनका नाम था बलबन, जिनका नाम था बलबन। ये बलबनी इस वंश का था बलबन, ये वजीर थे किनके, अलाउद्दीन मसूद शाह के। और दोस्तों इन अलाउद्दीन मसूद शाह ने क्या किया, इस वजीर अलाउद्दीन मसूद शाह के वजीर बलबन ने इस अलाउद्दीन मसूद शाह को जेल में डाल दिया और वही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। और फिर अगले जो राजा बनते हैं, अगले राजा बने दोस्तों, उन अगले राजा अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद अगले राजा बने नासरुद्दीन, 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 नासरुद्दीन महमूद, नासरुद्दीन महमूद अगले राजा बने, जिनका टाइमिंग दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में दिल्ली पुलिस के जो पेपर चल रहे हैं उनमें दिल्ली सल्तनत के अनेक क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप एज इट इज ही इनको याद करिएगा, अच्छे से याद हो जाएंगे। ये 1246 से लेकर के और 1246 से लेकर के और 1266 तक का इनका समय दोस्तों। 1246 से लेकर के 1266 तक जो राजगद्दी प्राप्त करते नासरुद्दीन महमूद करते हैं, इनके बारे में एक दो क्वेश्चन है। ये कुरान की लिपियां बेच करके दोस्तों, जो कुरान जो होती है, जो इनका मुस्लिम धर्म का जो ग्रंथ है कुरान, ये कुरान की लिपियां बेच करके अपना आजीविका चलाते थे, अपनी आजीविका चलाते थे। कुरान की लिपियां बेच करके आजीविका चलाते थे, आजीविका चलाते थे। दूसरा पॉइंट है, ये टोपिया सील करके, टोपिया सील करके आजीविका चलाते थे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह दिल्ली सल्तनत का राजा जो कुरान की लिपियां व आजीविका चलाता था बेच करके, टोपिया बेच करके जीविका चलाता था, वो कौन था, नासरुद्दीन महमूद। इस बलबन ने कूटनीति के तहत अपनी पुत्री की शादी नासरुद्दीन महमूद से कर दी, यानी कि बलबन का दामाद कौन बन गया, नासरुद्दीन महमूद बन गया। और बाद में नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद अगले जो राजा बन करके आए 9वें नंबर पे, उनका नाम है दोस्तों बलबन। तो अगले राजा कौन बनेंगे, बलबन, जो 1266 से लेकर के और 1286 तक दिल्ली सल्तनत पे राजगद्दी प्राप्त करते हैं। तो अगले जो राजा है दोस्तों, उनका नाम क्या आता है, बलबन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बने, उसके बाद दोस्तों हमने अभी पढ़ा था आराम शाह राजा बने, इल्तुतमिश राजा बने, रुकनुद्दीन फिरोज बने, रजिया सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान को गिरफ्तार करके ले गए, तो उसके बाद इनका भाई बहराम शाह राजा बना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अलाउद्दीन मसूद शाह राजा बने, मसूद शाह के बाद नासरुद्दीन महमूद बने, उनके बाद जो बने बलबन। सबसे इंपॉर्टेंट अब दोस्तों बलबन, बलबन राजा, बलबन का जो टाइमिंग है दोस्तों वो आता है 1266 से लेकर के 1286 तक। कौन सा है दोस्तों, 1266 से 1286। ये बलबनी वंश का था, ईरान के थे। ये कहाँ के थे, ईरान के। किसके दास हुआ करते थे, तो अभी अभी पढ़ा है, नासरुद्दीन के दास थे, नासरुद्दीन के ये दास हुआ करते थे, नासरुद्दीन महमूद के दास थे दोस्तों, ये नासरुद्दीन महमूद के दास थे। और फिर ये इनके क्या बन गए, दामाद भी, उनके ससुर भी थे, उनके नासरुद्दीन महमूद के दास और ससुर थे, दास और ससुर थे। इसके अलावा दोस्तों बलबन जो है, इस बलबन ने ईरान का था, तो ईरान के वहाँ पर एक त्यौहार बनाया जाता है, इसको है नौरोज त्यौहार, नौरोज त्यौहार। भारत में सर्वप्रथम नौरोज त्यौहार चला है किसके द्वारा, बलबन का। कहाँ का त्यौहार है, ईरान का त्यौहार है। बलबन ने दोस्तों लोह व रक्त की नीति अपनाई। किसकी रक्त नीति अपनाई, लोह व रक्त नीति अपनाई, लोह रक्त की नीति अपनाई, लोह व रक्त की नीति अपनाई, इसलिए इसको रक्त पिपासु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, रक्त पिपासु, इसको कहा जाता है रक्त पिपासु। इल्तुतमिश ने जो दल चालीसा का गठन किया था, दो दल चालीसा बनाई थी, उस दल चालीसा मिर्जा ए चहलमानी, क्या नाम था, मिर्जा ए चहलमानी, उसको इसने क्या कर दिया दोस्तों, समाप्त कर दिया। मिर्जा ए चहलमानी का गठन किया था, उसको इसने क्या कर दिया, दल चालीसा को समाप्त किया, इसने समाप्त किया, और इसलिए इसको रक्त पिपासु भी कहा जाता है। लोह रक्त की नीति अपनाई, ये अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का
प्रतिनिधि नियुक्त करता है। कहता है कि मैं ही हूँ जो हूँ, ईश्वर का प्रतिनिधि नियुक्त करता है। यह अपने आप को ईश्वर की छाया मानता है। इसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि नियुक्त किया या ईश्वर की छाया अपने आप को माना। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक प्रथा प्रारंभ की थी जिसका नाम था सिजदा। ये इंपॉर्टेंट है, सिजदा। और दोस्तों एक प्रथा थी पाबोस। सिजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस नामक इन्होंने क्या चलाई है, प्रथाएं। जैसे अपने पढ़ा था इक्ता प्रथा किसने चलाई, तो उसके बारे में आपको पहले बताया था, इल्तुतमिश ने चलाई। या अब है सिजदा और पाबोस प्रथाएं चलाई। दोस्तों इस सिजदा और पाबोस जो प्रथाएं होती हैं इनमें क्या होता है, जैसे ही राजा बलबन आएगा तो सारे जो वहाँ पे जनता है या जो इतने भी वो वर्ग लोग बैठे हुए उन सभी लोगों को राजा के सामने नज़र झुका करके खड़ा होना पड़ेगा। पाबोस जो प्रथा होती है दोस्तों, इसमें लोग जाएंगे और राजा के पास वहाँ पे गर्दन झुका करके उसके इस वहाँ पर हाथ पर क्या करेंगे, उसको किस करते हुए फिर आगे चलते रहते हैं। तो ये सिजदा और पाबोस प्रथाएं जो है दोस्तों किसके द्वारा चलाई गई थी, बलबन के द्वारा चलाई गई। नौरोज त्योहार प्रारंभ किया, लोह रक्त की नीति अपनाई, रक्त पिपासु की नीति अपनाई। इसने दोस्तों निरूपणवाद का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया, निरूपणवाद का सिद्धांत दिया या राजत्व का सिद्धांत दिया। इसका अर्थ है दोस्तों सबसे ऊपर राजा ही है और राजा चाहेगा वो ही काम होगा। निरूपणवाद का इसने सिद्धांत दिया। दोस्तों इसने इस राजत्व का सिद्धांत दिया। इसके दरबार में दोस्तों दो दरबारी कवि थे जिनका नाम था, एक अमीर खुसरो, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आप कहोगे सर ये तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी था, बिल्कुल यही है जिसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक लिखी थी। अमीर खुसरो इसके दरबार में भी था, यही बाद में इसके बाद जो खिलजी वंश आएगा दोस्तों उसमें भी जाएंगे। और एक दूसरे है अमीर हसन, तो दो दरबारी कवि थे, अमीर खुसरो और दूसरे हैं अमीर हसन। तो इनके दरबार में कितने कवि आ गए, दो। ये कौन थे इनके दरबारी कवि हैं, अमीर हसन और एक है दोस्तों अमीर खुसरो। ये है इनके बलबन के बारे में। ईरान के थे, नौरोज त्योहार बनाया, नासरुद्दीन महमूद के दास थे और बाद में अपने इनको क्या बनाते हैं, ससुर भी बनाते हैं। लोह रक्त की नीति अपनाई, रक्त पिपासु इनको कहा जाता है। निरूपणवाद या राजत्व का सिद्धांत दिया, दल चालीसा को समाप्त किया, ईश्वर का अपने आप को प्रतिनिधि, ईश्वर की छाया मानते थे। सिजदा और पाबोस की दोस्तों ने क्या चलाई थी, प्रथाएं चलाई थी। ये था दोस्तों अपना ये बलबन का पॉइंट। बलबन 1266 से 1286 तक का इनका समय आता है दोस्तों। इसके बाद एक दो छोटे मोटे राजा और बनते हैं, एक दो राजा और है बलबन के बाद। एक राजा है दोस्तों कैकुबाद का जो समय आता है वो 1286 से 1290 तक का समय, 1286 से लेकर दोस्तों 1290 तक का जो समय आता है वो कैकुबाद का है। और फिर एक लास्ट शासक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अंतिम शासक गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो अंतिम शासक का नाम है दोस्तों कैम्यूअर्स जो थे ये अंतिम शासक हैं। 1290 में अंतिम शासक थे। इन कैम्यूअर्स की हत्या कर दी जाती है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 में इस कैम्यूअर्स की हत्या कर दी गई। और फिर जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में गुलाम वंश के स्थान पर कौन से वंश की नींव रख दी दोस्तों, खिलजी वंश की नींव रख दी। ये आपका टॉपिक था दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों में से पहला वंश कंप्लीट किया हमने, गुलाम वंश। एक बार रिकॉल करते हैं जल्दी से इस चैप्टर को दोस्तों। पहला जो दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया है। 5 वंशों में शासन में सबसे पहला जो वंश आया है दोस्तों वो है गुलाम वंश। उसके बाद आते हैं खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। पहला वंश हमने स्टार्ट किया इसमें गुलाम वंश। गुलाम वंश में पहले राजा बने कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सब कुछ पॉइंट्स आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये जो इनके बाद अपने जीवन काल में ही जो अगले जो राजा आराम शाह को बनाते हैं, आराम शाह की हत्या कर देते हैं। इन्हीं के दामाद इल्तुतमिश जब राजा बनते हैं तो अपने जीवन काल में अपने जो अगला जो उत्तराधिकारी है वो किसको नियुक्त करते हैं, तो रजिया सुल्तान को करते हैं। जिस रजिया सुल्तान को दल चालीसा के जो लोग थे वो अगला राजा नहीं बनाने, अगला उत्तराधिकारी नहीं बनने देते हैं। उसके बाद रजिया सुल्तान का भाई रुकनुद्दीन फिरोज अगला राजा बनते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज अगले राजा बने, जिनको हटा करके रजिया सुल्तान राजा बनती है। फिर रजिया सुल्तान की हत्या बैराम शाह करवा देता है, कुछ डाकों के द्वारा हत्या करवा दी गई। फिर बैराम शाह के बाद जो अगले राजा बनते हैं उनका नाम
नाम आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद, वह राजा जो कुरान की लिपियां और टोपियां बेच करके अपना जीवन यापन करते थे, नासिरुद्दीन महमूद थे। बलबन अगले राजा बने जिन बब्बल के द्वारा लोह रक्त की नीति अपनाई गई, दल चालीसा को समाप्त कर दिया गया और इसके जो निरंकुश राजत्व का सिद्धांत दिया। अमीर खुसरो, अमीर हसीन दो दरबारी कवि थे। सिजदा और पाबोस की प्रथा इन्होंने प्रारंभ की। बलबन के बाद अगले राजा बने कैकुबाद और अंतिम जो राजा बनते हैं कैम्यूस बनते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने इस गुलाम वंश का अंत कर दिया और नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम था खिलजी वंश। दोस्तों उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा है गुलाम वंश तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यूं ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।